हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। इस समरी को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे। क्रिएटिव कौन होता है या क्रिएटिव लोग कौन होते हैं, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन मिली है जिस पे बहुत गहरा यकीन भी है कि हर वो व्यक्ति जो अपने मन में थॉट्स क्रिएट कर सकता है वो क्रिएटिव है, और हर किसी के पास में अपने पहले किए हुए विचार को बेहतर बनाने की एबिलिटी भी होती है, इसीलिए वो इनोवेटिव भी है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। तो आज की बुक समरी है मैनेज योर डे टू डे, जिसको हम लोग को बिल्ड योर रूटीन माइंड, फाइंड योर फोकस एंड शार्प योर क्रिएटिव माइंड, जिसे लिखा है जॉन्स क्लियन ने। क्या आपको, जिसमें सवाल आता है कि क्या अपनी टाल मटोल की आदत को बंद करना चाहते हैं, क्या अपने शेड्यूल को बेहतर करना चाहते हैं, क्या आप और ज्यादा क्रिएटिव या प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, क्योंकि है तो हमारे पास वही 24 घंटे ही। अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो ये समरी आपके लिए ही है। इस समरी से हम सीखेंगे कि अपने टाइम और एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए। इसमें हम अपने क्रिएटिव प्रोसेस को बढ़ाना सीखेंगे, हम अपनी क्राफ्ट और पैशन को बेहतर बनाने के लिए बेस्ट रूटीन सेट करना और बेस्ट आदतें डेवलप करना सीखेंगे। इस बुक के ऑथर जोसलिन नाइनान्यू की डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ है, जो एक अडोब रिसर्च और इवेंट वेबसाइट है। ये क्रिएटिव लोगों को उनके क्राफ्ट में हेल्प करते हैं। वो अपने कोर्स, पॉडकास्ट, बुक और आर्टिकल से लोगों को क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और उनके मतलब सिखाते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी मैनेज योर डे बाय जोसलिन। थॉमस एडिसन ने कहा था कि बीइंग अ जीनियस ओनली टेक्स 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन, यानी एक जीनियस बनने के लिए सिर्फ 1% प्रेरणा और 99% मेहनत चाहिए। इस दुनिया में ऊंची सोच रखने वाले कई लोग होते हैं, हो सकता है हमारी सोच और हमारे आइडिया भी उनकी ही तरह हो, लेकिन कुछ ही आइडिया ऐसे होते हैं जो कि दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आइडिया को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। ऐसा क्या है जो हमारे आइडिया को दुनिया को बदलने की ताकत दे सकता है? ऐसा क्या है जो हमको कामयाब बना सकता है? चलिए कुछ टिप्स को कुछ क्रिएटिव लीडर्स से उनके बारे में सोचते हैं, जानते हैं। ये समरी उन लोगों के बारे में है जिस समरी से हमको उन लोगों की सोच पता चलेगी, इस दुनिया में क्रिएटिव कैसे बन सकते हैं हम। तो इस लर्निंग जर्नी की स्टार्ट होती है इस पहले चैप्टर से, एक असरदार रूटीन की तैयारी। बाउंड्री यानी सीमा के बारे में सब बात करते हैं। एक फिजिकल बाउंड्री का एग्जाम्पल है कि हमारे पड़ोसी के लॉन और हमारे लॉन के बीच का अंतर। हम अगर सक्सेसफुल होना चाहते तो हमको भी एक बाउंड्री खींचनी पड़ेगी, पर कहाँ? सवाल यही आता है। ये बाउंड्री हमारे और हमारे डिमांड के बीच होनी चाहिए। अब आपको ये लग सकता है कि हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां है, हमको कहीं सारे रोल निभाने पड़ते हैं। हमारा जॉब ऐसा काम है जिस पे हमको लगातार फोकस रखना पड़ता है, लेकिन बड़े कामों में वक्त लगता है। उस नोवेल के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, उन आर्ट के बारे में सोचिए जो बहुत फेमस है और जो म्यूजियम में रखे जाते हैं, उन कंपनियों के बारे में सोचिए जिसने अपने हिस्ट्री में नाम बनाया। इन सब चीज़ों में वक्त लगा है। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी मास्टरपीस को बनाया, उन्होंने वक्त लगा करके इन पे काम किया है। अपने काम के बारे में सोच करके आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आपको मीटिंग की तैयारी करनी पड़ती है, लोगों को कॉल करना पड़ता है। एक तरीके से देखा जाए तो आपको दूसरे लोगों की ज़रूरतों पे ध्यान देना पड़ता है, और जब तक कि आप ये काम ख़त्म करते हैं तब तक कि आपको अपने लिए कोई एनर्जी बचती ही नहीं है। आपके पास में उन चीज़ों के लिए काम करने के लिए एनर्जी और वक्त नहीं बचता जिनके लिए आपको खुद के लिए काम करना पड़ता है। इसीलिए आप कभी भी कुछ भी कामयाबी से नहीं कर पाते हैं। और तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? हमको अपने लिए एक हेल्दी आदत बना लेनी चाहिए। हमको क्रिएटिव और रिएक्टिव दोनों ही तरह के लिए वक्त तय करना चाहिए। क्रिएटिव काम पहले आना चाहिए, इसका मतलब कि हमको हमारे लिए वक्त निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हमको अपने हर सुबह अपने नॉवल के लिए काम करने के लिए वक्त निकाल सकते हैं, और फ़ोन और ईमेल को बंद कर दीजिए। दोपहर के वक्त अपना रिएक्टिव काम कर सकते हैं। रिएक्टिव काम वो होता है जो आपकी जॉब और दूसरी जिम्मेदारी से जुड़े हुए अपने शेड्यूल में कोई भी चेंज करना मुश्किल हो सकता है। ऑथर इस बात को मानते हैं। हमेशा कोई ना कोई उनके कॉल का इंतजार करता रहता है या फिर कोई उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन ऑथर ने बाकी सब कामों को छोड़ करके खुद को सबसे पहले अहमियत देने की कोशिश की। अगर आप दूसरे लोगों के प्रेशर के आगे झुकते रहेंगे तो आप खुद दुखी होंगे। इसमें बदलाव लाने के लिए आपको खुद
को सबसे पहले रखना होगा, अहमियत देना होगा। बेशक कुछ वक्त के लिए लोगों को इग्नोर करने की आदत डालना सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन अगर आपको अच्छी डेली रूटीन चाहिए तो आपको कई चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कामों की जिनसे हम अपने क्रिएटिव काम करने के लिए बेहतर सिचुएशन तैयार कर पाएंगे। सबसे पहले अपने एनर्जी लेवल के रिदम से शुरू करिए। दिन के कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब आप मेंटल तौर पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। यह वो वक्त होता है जब हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है। इस वक्त को पहचानने की कोशिश करिए, क्या यह सुबह का वक्त है या दोपहर का वक्त। अपने क्रिएटिव काम को करने के लिए यह वक्त को पहचानिए। और दूसरा, क्रिएटिव ट्रिगर को यूज करिए। जब भी आप क्रिएटिव काम करें तब आप एक ही तरह के टूल्स, माहौल और म्यूजिक को यूज करें। मशहूर राइटर स्टीफन किंग सालों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। वहाँ बैठ जाते हैं और उनके पास हमेशा एक कप चाय का रखा होता है। उनके लिखने का सबसे अच्छा वक्त सुबह 8 से 8:30 के बीच का होता है। स्टीफन किंग हमेशा ही एक म्यूजिक बजाते हैं और वह हमेशा एक ही कुर्सी पर बैठते हैं। तीसरा, अपनी टू डू लिस्ट यानी कि काम की लिस्ट को मैनेज करिए। एक दिन में आपको जो काम करना है उसको लिमिट में रखिए। सिर्फ वही काम करिए जो स्टिकी नोट के छोटे से कागज में फिट हो सकते हैं। अगर आप किसी काम को एक नोट में फिट नहीं कर सकते तो आप एक दिन में उन्हें कैसे कंप्लीट कर सकेंगे। हमारे पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, इसीलिए इसे समझदारी से यूज करिए। चौथा है, अपने हर काम को नोट करिए। अपने आप से या दूसरे लोगों से किए गए हर कमिटमेंट को रिकॉर्ड करने की आदत डालें। इस तरह हमको पता लगेगा कि हमको दूसरों और खुद पर पे हम कितना टाइम दे रहे, कितना वक्त लगा रहे हैं। यह हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज भी रखेगा। पांचवा, अपने दिन में मजबूत पलों की पहचान करिए। अपना काम शुरू करने और ख़त्म करने के लिए एक वक्त सेट करिए। साथ ही दिन के कुछ वक्त अलग अलग चीज़ों को करने के लिए रखिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 8 से 10 के बजे के बीच में कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं और सुबह 10 से लेकर के दोपहर 2 बजे तक हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपनी क्रिएटिव प्रैक्टिस को चमकाना। हमने नोटिस किया होगा कि हम जिन सक्सेसफुल और क्रिएटिव लोगों को जानते हैं वो लोग अपने रूटीन पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। एक अच्छी डेली रूटीन हमको चीज़ों को पूरा करने में हेल्प करेगी, लेकिन रूटीन की खासियत ये है कि हमको उसे हर दिन करना होगा। अब यह मुश्किल पार्ट है और सबसे ज़रूरी भी है। हमको इसे रोज़ प्रैक्टिस करना होगा और इसे आदत बनाना होगा। अगर आप किसी खास तरीके से क्रिएटिव काम को पसंद करते हैं तो कीजिए। अगर आप किसी खास ब्रांड के पेन या फिर पेपर को पसंद करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते, तो बेशक उन्हें ही यूज करिए, लेकिन यह आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आपकी पहली प्रायोरिटी ये है कि आपको अपने काम को पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आपका अपने क्राफ्ट पर काम करने का मन नहीं हो तो उस दौरान ही आपको उस पर काम करना चाहिए। यह पल जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे तभी करते हैं जब आपका मन करता है तो आप इसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसे हर दिन करने के अलावा क्रिएटिव होने में सेल्स भी शामिल है। कुछ सेल करने की यानी बेचने की काबिलियत तभी आती है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिनके लिए आप पैशनेट है, जिनके लिए आप में जुनून भरा है। और शायद ये सुनकर के डर जाते हैं क्योंकि कुछ बेचने का मतलब है लोगों के ना सुनना, उनके इनकार को झेलना। लेकिन अगर आपके लिए क्रिएटिव होना इंपॉर्टेंट हो तो आपको अपने क्रिएटिव मास्टरपीस को बेचना जरूरी से आना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, उनकी बनाई हुई बहुत सी चीज़ें पॉपुलर भी होती है, लेकिन उन्हें लोगों का ध्यान खींचने का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि वे लोग अपने मास्टरपीस को बेचना नहीं चाहते। क्रिएटिव काम से जुड़े इस पार्ट को वो करना ही नहीं चाहते। अगर आप सेल भी करते रहेंगे तब भी आप हमेशा सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको कभी नहीं रुकना चाहिए, आप मायूस हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी पहली शॉर्ट फिल्म सक्सेसफुल रही और बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स ने आपकी तारीफ भी करी, इसके लिए आपको काफ़ी सारे पैसे भी मिले। यह सपोर्ट पा करके आप और एक फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। आप इस फिल्म को थोड़ा लंबा और महंगा बनाने का प्लान करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जब भी आप कहानी के बारे में वक्त लगा करके सोचते हो तो आपको मेंटल ब्लॉक का सामना करना पड़ता है। इसे सेल्फ सैबोटेज कहते हैं, यानी खुद को नुकसान पहुंचाना। इसमें आप अपनी ही सक्सेस का मौका खत्म करते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपको डर है, क्योंकि आपको धोखेबाज समझा जाएगा। फिल्म बनाने का मतलब होगा ये जताना कि आप अपने काम को लेकर के प्राउड फील करते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ कितना अच्छा है, लेकिन ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, यह दुनिया के लिए एक अनाउंसमेंट है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हमको इससे डर लगता है क्योंकि अब हमसे उम्मीद की जाएगी कि अब हमको फिल्मों और पूरी इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ जानने की ज़रूरत है। इससे हम पे बहुत प्रेशर पड़ सकता है। इस तरह यह सेल्फ सैबोटाइज है। इसमें हम खुद को नहीं बल्कि दूसरों को दोष लेने लगते हैं। इससे कम के कम हमको बेहतर महसूस होगा, बजाय इसके कि हम इससे बेहतर फिल्म बना सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे हुनर की लिस्ट में से मल्टीटास्किंग को हटाना। क्रिएटिव माइंड होने के बहुत सारे फायदे हैं। हम किसी भी बोरिंग चीज़ से कुछ इंटरेस्टिंग
बना सकते हैं। हम कुछ अलग सोचने के लिए रेडी हैं। हालांकि क्रिएटिव सोच वाले लोगों का दिमाग आसानी से भटक जाता है, इसीलिए उनके लिए चीज़ों को पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है। आज की सोसाइटी में मल्टीटास्किंग को बड़ा चढ़ा करके बताया गया है। हर कोई एक ही वक्त में कई सारे काम कर लेता है। अब ऑटोमेटिक आदतों के लिए मल्टीटास्किंग ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि चलते चलते आप पक्का करते हैं कि आप किसी भी चीज़ में ठोकर ना खा लें, लेकिन जब उन जरूरी काम की बात आती है जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है एक्चुअल में, तो वो मल्टीटास्किंग नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए मूवी देखते हुए आप अपना असाइनमेंट पूरा करना, असल में हम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते, तब हम बस अपने काम के बीच में स्विच कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने काम के बीच आगे पीछे करना। आप एक काम करते हैं, फिर दूसरा, फिर फर्स्ट काम पे वापस जाते हैं। आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो रहे हैं, काम करें, पर असल में आप सिर्फ कम स्किल से और कम एक्यूरेसी के साथ में काम कर रहे हैं। जब आप अपना काम हद से ज़्यादा कामों के बीच में स्विच करते हैं, एक काम से दूसरे काम में जाते हैं, तो आपकी जो आउटपुट की क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। साथ ही दो से ज़्यादा कामों को आप एक साथ करने की कोशिश करते तो आपके काम को ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए एक वक्त में सिर्फ एक ही काम को ख़त्म करने की जिम्मेदारी ले, और याद रखें कि सिर्फ मल्टीटास्किंग ही हमको प्रोडक्टिव होने से नहीं रोक रही। बैकग्राउंड में कुछ ऐसी बातें चलती है जो हमारा ध्यान भटकाती है, जैसे कि हमारे सोशल मीडिया ऐप से एक नोटिफिकेशन अलर्ट आना। हम सोचते हैं कि हम उस एक वीडियो को देखेंगे जो हमारे फ्रेंड ने हमको भेजा है, लेकिन फिर और एक वीडियो देखते, फिर और एक। जब तक हमको इस बात का एहसास होता है तब तक हमारा ध्यान भटक चुका होता है, और तब तक हम दिन के 3 घंटे बर्बाद कर चुके रहते हैं। यह बात तो क्लियर है कि इस तरीके से ध्यान भटकने से ये हमको कम प्रोडक्टिव बना सकता है, लेकिन इन ऐप्स पे ध्यान देने से और एक बात होती है, हमको अपने फ्लो में वापस जाने के लिए, अपने काम को फिर से जारी करने के लिए वक्त लग जाता है। असल में इस तरीके से प्रोडक्टिव होने में हमको पहले से भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में खुद को रोकने के लिए भी हमारा टाइम बर्बाद हो सकता है। हमारा ध्यान भटकने ना देने में भी हमको मेंटल कोशिश ज़्यादा लगती है, और इसी तरीके से हमको फिर सिचुएशन से निकलने के लिए सबसे अच्छा होगा उस वजह को ही हटाना जिनसे हमारा ध्यान भटकता हो। अपना वाईफाई बंद कर दीजिए और ऐसी जगह जाइए जहाँ पे कोई सिग्नल ना हो। लेकिन ये शायद आपको ज़्यादा लगे, लेकिन असल में क्रिएटिव लोग ऐसा ही करते हैं। वर्चुअल दुनिया से अलग होने से उन्हें वो सब करने से मदद मिलती है जो वो करना चाहते हैं। नेक्स्ट है उथल पुथल के बीच में किसी भी चीज़ को बनाना सीखना। क्रिएटिव बनना बहुत मुश्किल है। सिर्फ बड़े क्रिएटिव लोगों को अपने क्राफ्ट पर ध्यान देने का मौका मिलता है। उनके पास शानदार जिंदगी जीने के लिए रॉयल्टी और स्पॉन्सर्स होते हैं। बाकी के दूसरे क्रिएटिव लोग इतने लकी नहीं होते हैं। कई म्यूजिशियंस के साइड जॉब होते हैं, कुछ पोएट और ऑथर दिन में प्रोफेसर होते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर दिन में एक्स्ट्रा जॉब करते हैं। ये दुनिया मुश्किलों से भरी है, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दुनिया में हर वो इंसान के लिए है, और हमको वो सभी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। जब हम कुछ क्रिएट करने या बनाने की कोशिश करते तो हमको हमारा फोकस हटने नहीं देना है। इस तरह हमको ये सीखने की ज़रूरत है कि इस उथल पुथल भरी ज़िंदगी को दुनिया में रहने के बीच हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बना सकते हैं, अपनी चीज़ों को कैसे बना सकते हैं। और नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस के बारे में जानना जो हमारा ध्यान भटकाती है, जैसे कि लाउड म्यूजिक या टीवी की आवाज़ जो कभी बजना बंद ही नहीं करती। हमारे फ़ोन में बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। हमारे साथ काम करने वाले लोग हमको गपशप में उलझाते रहते हैं, और उनके अंदर भी नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन है। जैसे ही हम कुछ क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर ही नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, हमको अपने ऊपर में शक होने लगता है, और यही चीज़ें। लेकिन कुछ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, ऐसे डिस्ट्रैक्शन जो हमको इस उथल पुथल वाली दुनिया में कुछ बनाने में हेल्प करती है। यहाँ हमको नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन से निपटने के लिए भी हेल्प करती है। एक फेमस स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट है जो कि हमको पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस के असर को सपोर्ट करता है, और वो है कि इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को मार्शमैलो खाने के लिए 2 ऑप्शंस दिए गए। वो इसे फौरन खा सकते थे या फिर कुछ मिनट तक वेट कर सकते थे। अगर वे कुछ मिनट तक वेट करते तो उन्हें एक के बजाय 2 मार्शमैलो मिलेंगे। जिन बच्चों ने इंतजार किया उन्होंने अपना ध्यान भटकाने के लिए पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस की टेक्निक को अपनाया। उन्होंने कुछ गाने गाए या मेज पर पैर मारे, उन्हें खुद का ध्यान भटकाया ताकि उन्हें 2 मार्शमैलो मिल सके। अपने लिए पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन को आप टाइमर सेट करके भी यूज कर सकते हैं, और टाइमर खत्म होने के पहले किसी काम को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप इसे कामयाबी से करते हैं तो खुद को आप इनाम भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको अपने आंखों को आराम देने के लिए आप 5 मिनट दे सकते हैं, या अपने अच्छे काम के बाद एक केक का पीस खा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से यह सब सेल्फ कंट्रोल है। इसी की वजह से कुछ
कुछ लोग अपना फोकस रख सकते हैं और कुछ नहीं। सेल्फ कंट्रोल एक स्किल है, एक हुनर है, और सभी स्किल की तरह आप जब इसका उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये और बेहतर होते जाएगा समय के साथ। लेकिन कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप्स की शुरुआत करनी पड़ेगी। अपनी एक आसान लेकिन अलग सी आदत को डेवलप करिए। एग्जाम्पल के लिए आप यह करने के बदलाव YEAH यह कहने के बजाय यस कहने की आदत बनाइए, और फिर आधा घंटा सिर्फ हाफ आवर जल्दी सोने की आदत डालिए। ये छोटी और अलग अलग आदतें वक्त के साथ धीरे धीरे हमारी विल पावर बनाएंगी। अब जब आपको किसी काम को करने के लिए ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे करना आसान लगेगा। यह तब भी हेल्प करता है जब हमको दिमाग लगाने के माइंड गेम्स में कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। यह हमको ज़्यादा क्लियर सोचने में हेल्प करेगा, और कोई ऑडियो बुक भी हमको ध्यान बढ़ाने में हेल्प कर सकती है, लंबे प्लॉट वाले। इसके अलावा अगर आप हेल्दी आदत रखते तभी ये हमको हेल्प करेगा, जैसे कि पूरी नींद लेना और आराम करना। इनसे हमारा ध्यान और फोकस बढ़ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर के सामने ध्यान से बैठना। हमारी लाइफ पर टेक्नोलॉजी ने कब्जा कर लिया, सिर्फ हमारी नहीं सबकी लाइफ पर, आजकल के ह्यूमन की। ये बात कड़वी है पर सच है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं। जब आप बस या ट्रेन के इंतज़ार करते तो हमारी आंखें फ़ोन की स्क्रीन पर लगी रहती है। जब आपके पास कुछ करने को ना हो तो आप लगातार अपना फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं। आजकल हर कोई किसी न किसी स्क्रीन से चिपका हुआ रहता है, चाहे वो फिर कंप्यूटर की हो, टीवी की हो या फिर फ़ोन की। हो सकता है आपको इस बात की चिंता ना हो, आपको लगता है कि हर कोई यही कर रहा है, लेकिन स्क्रीन पर टाइम बिताने पर एक रिसर्च की गई है, और ये रिसर्च हमको हमारे फ़ोन पर बहुत ज़्यादा टाइम बिताने से मना करती है। और इसका रिजल्ट यह है कि एक एवरेज शख्स एक दिन में 6 घंटे टीवी देखता है, यानी स्क्रीन देखता है। जो लोग टीवी देखते हैं उनकी उम्र टीवी ना देखने वाले लोगों की उम्र में कम होती है। दरअसल जो लोग टीवी देखते हैं वो 4.8 यानी कि 4.8 साल ज़्यादा जीते हैं। इसके पीछे की वजह है कम हिलने डुलने वाली ज़िंदगी। कम हिलने डुलने की वजह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। किसी भी तरीके का मूवमेंट ना होना एक खराब लाइफस्टाइल है। इसके अलावा स्क्रीन ऐप के नाम की एक कंडीशन भी होती है, जो एक शख्स को अपने फ़ोन या कंप्यूटर पे जो भी टाइम ज़्यादा वक्त बिताने से जो होने वाली क्रोनिक स्ट्रेस से होता है। स्क्रीन की इंद्रियां छोटी छोटी सांस लेता है, क्योंकि हम घंटों स्क्रीन पर घूरते रहते हैं। खराब बॉडी के पोस्चर से हमारी स्क्रीन की जो पोस्चर बिगड़ता है तो हमारी सांसें भी छोटी होती है। तो ऐसा होने से क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डेविड एंडरसन और डॉक्टर मार्गरेट चेस्नी के पास इसका जवाब है। ऐसे में हमारी बॉडी ज़्यादा एसिडिक बन जाती है। बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके अलावा छोटी सांस लेने से हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हमारी बॉडी भागने के लिए तैयार होती है। कोई खतरा होने पर हमारी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है, लेकिन जब ये बॉडी सारी तैयारी को यूज नहीं करती तो हम ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। एक शख्स क्या कंज्यूम करेगा, स्क्रीन टाइम। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप को लगातार यूज करते रहेंगे, नए मैसेज या नोटिफिकेशंस को देखने के लिए लगातार स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहेंगे। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, स्क्रीन एपनिया को दूर करने के लिए आपको ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। डायाफ्राम से सांस लेने से हमारे शरीर को आराम मिलता है। यह हमारे बॉडी को शांत करने में मदद करता है। डायाफ्राम ब्रीदिंग का मतलब है गहरी और धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना। जब हम अपने कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो हमको अपनी सांस और पोस्चर के बारे में पता होना चाहिए। इससे हमको साफ और क्लियरली सोचने में हेल्प मिलेगी। इससे हमको हमारे जिम्मे के काम पर ज़्यादा फोकस करने में हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट चैप्टर है खुद के लिए बनाना, यानी कि जो भी हमारे ब्रिलियंट से ब्रिलियंट क्रिएटिव करने वाले अक्सर बात करते हैं अननेसेसरी क्रिएशन की। जूलिया कैमरून ने द आर्टिस्ट वे नाम की अपनी बुक में इनमें इसके बारे में बात की थी। अननेसेसरी क्रिएशन तब होता है जब हमको अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए अपने सुबह का एक हिस्सा डेडिकेट करना पड़ता है। जूलिया के लिए अननेसेसरी क्रिएशन है दिमाग में आने वाली हर चीज़ को 3 पेज में लिखना। वो जो भी लिखते हैं उसमें कोई मतलब नहीं होता और उन सब के बीच में आपस में कोई कनेक्शन हो ये भी जरूरी नहीं। अननेसेसरी क्रिएशन है आपकी क्रिएटिविटी को बिना रोक टोक काम करने देना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या लिख रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं या मूर्ति बना रहे हैं
या फिर इन सबसे आपको पैसा मिल रहा है या नहीं। कई क्रिएटिव लोगों के लिए अननेसेसरी क्रिएशन भी बहुत ज़रूरी होता है। ये आपकी वक्त की बर्बादी नहीं है। असल में इसके 3 फायदे हैं। सबसे पहले तो आपको ये अपनी नई पॉसिबिलिटीज़ पता लगाने के लिए हेल्प करता है। और कई क्रिएटिव लोग जो जॉब करते हैं उन्हें मायूसी होती है। हाँ, वही कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर उनकी क्रिएटिविटी उनके बॉस या उनके कस्टमर की वजह से लिमिटेड रह जाती है। वे किसी भी प्रोजेक्ट में खुद की डिज़ाइन डालने के लिए तरसते हैं, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया जाता है। यानी कि पिछले साल 21 में एक सर्वे हुआ था जिससे ये पता चला कि अमेरिका और जापान जैसी जगहों में 75% से लोग ने वे अपने बेस्ट क्रिएटिव काबिलियत के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। इनके जैसे मत बनिए। ऐसे प्रोजेक्ट अपने हाथ में लीजिए जो आपकी क्रिएटिविटी को लिमिट में ना रखे। यह वक्त की बर्बादी की तरह लग सकता है, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि आपने ऐसा कर ठीक किया है, क्योंकि यह आपको बिना किसी चिंता के आपको काम को करने में देता। दूसरा, अननेसेसरी क्रिएशन आपको रिस्क लेने और नए स्किल को बढ़ावा देने में मौका देता है। क्रिएटिव काम के लिए इंस्पिरेशन ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसी जॉब है जिसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, तब भी आप धीरे धीरे सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि आप एक ही मेथड और टेक्निक को बार बार यूज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको एक जैसे रिजल्ट की उम्मीद रखी जाती है। जब आप अपने अननेसेसरी क्रिएशन में हो तो एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत रखें। इससे आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ जाएगी। आप खुद को फ्री होकर के एक्सप्रेस कर पाएंगे। तीसरा, अननेसेसरी क्रिएशन हमको याद दिलाता है कि आप जो भी बनाते हैं वो आपकी पहचान नहीं है। आपको आउटपुट की पहचान नहीं मिलती। इसका मतलब यह नहीं कि आप एक बुरे आर्टिस्ट हैं। सोसाइटी आर्टिस्ट पर हमेशा कुछ न कुछ नया और क्रिएटिव करने का प्रेशर बनते ही रहता है, और लेकिन एक मास्टरपीस बनाने में वक्त लगता है। अननेसेसरी क्रिएशन हमको गलती करने का मौका देती है। यह हम पर कुछ बड़ा और अच्छा बनाने के लिए प्रेशर नहीं डालती। हमसे कोई उम्मीद नहीं रखी जाती जिसे हमको पूरा करना है। ये हमको खुद को एक्सप्रेस करने का मौका है। यह मौका है खुद के स्टाइल के, खुद के आर्ट को ढूंढ निकालने का, वो आर्ट जो हमारा हो। अब बात करते हैं कंक्लूजन यानी कि सार। सबसे पहले तो हमने यह बुक से सीखा कि हमको अपने रोल को बैलेंस करके कैसे चलना है। एक क्रिएटिव शख्स होने का क्या मतलब है कि ये जानना कि हर दिन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। दूसरा, हमने सीखा कि अपनी क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस कैसे दे। इसके लिए हमको वक्त निकालना पड़ेगा, खासकर जब हमारी एनर्जी का लेवल मैक्सिमम हो। क्रिएटिव ट्रिगर का यूज करिए, जैसे कि एक ही म्यूजिक को यूज करना या क्रिएटिव काम करते वक्त एक ही चेयर पे बैठना। तीसरा, हमने सीखा कि अपने डेवलपमेंट के लिए क्रिएटिव रूटीन होना बहुत जरूरी है। जब भी आपको लगे कि कुछ बनाना बंद करना है तो उस वक्त खुद को पुश कर उस काम को पूरा करने की, आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसे पर जब हमारा मन कुछ बनाने का नहीं करता लेकिन फिर भी हम बनाते, वो बहुत खास होती है। चौथा, हमने सीखा कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव या फायदेमंद नहीं है। असल में ये हमारे लिए बुरा है। इसीलिए अगर आपके पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट है तो उस पर एक साथ काम ना करिए। इसकी बजाय एक बार में एक ही प्रोजेक्ट पे फोकस करिए। पांचवा, हमने सीखा कि अननेसेसरी क्रिएशन के बारे में। इससे अननेसेसरी क्रिएशन हमारे लिए अपने जुनून, अपने पैशन को फ्री होकर के प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। यहाँ हमारे लिए क्रिएटिव शख्स के तौर पे आगे बढ़ने का मौका है। एक क्रिएटिव शख्स की लाइफ कभी आसान नहीं होती है। अपने आउटपुट को क्रिएटिव और सुंदर बनाने का जो स्ट्रगल है वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन हमने जो कुछ ये समरी से सीखा उससे हमको अपने स्ट्रगल को एंजॉय कर पाएंगे। हमको एहसास होगा कि हम जिस मुश्किलों से गुजर रहे हैं वो हम उसके काबिल है। हमारे पास भी लोगों को सुनाने के लिए एक कहानी है। इसीलिए अपने आप को मत रोकिए और कोशिश करते रहिए। और जल्दी से ये बताइए कि इस समरी से आपको कौन सा वो पॉइंट है जिसने आपको सबसे ज़्यादा टच किया, जिसकी आपको प्रैक्टिस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यूँ तो सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा पॉइंट होता होगा जो आपको टच कर गया हो। तो अननेसेसरी क्रिएशन बहुत ही, इसे प्रैक्टिस करने से न केवल वेस्ट बाहर आएगा बल्कि कुछ अच्छा छिपा हुआ भी बाहर आ सकता है, जो पहले तो अनऑर्गेनाइज्ड होगा लेकिन उसे बाद में ऑर्गेनाइज्ड किया जा सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, ये बता सकते हैं। बहुत जल्द और एक नई बुक समरी के साथ में होंगे फिर से इसका हासिल, इस वादे के साथ में सुनते रहिए समरीज, ऑडियो बुक समरी, और लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहिएगा। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।